उत्तराखंड में केदारनाथ उपचुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हैं। कांग्रेस सहित पूरी भाजपा सरकार इस चुनाव में व्यस्त है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि 2 चुनाव हारने के बाद ये चुनाव भाजपा के लिए महत्वपूर्ण चुनाव है। स्टार प्रचारकों में जिस तरह भाजपा के हर नेता को जगह दी गई है, वो बता रहा है कि भाजपा के लिए चुनाव कितना अहम होने वाला है। लेकिन इस चुनाव के अलावा कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनसे सरकार का ध्यान शायद भटक गया है। आज के एनकट हफ्ते की शुरुआत हम सरकार का ध्यान इस ओर खींचने की कोशिश करते हुए ही कर रहे हैं। साथ ही बात बीजेपी विधायक के उस ऑडियो की जिसने हमारे नेताओं की पोल खोल कर रख दी है। हालांकि ऑडियो की सच्चाई की पुष्टि करना थोड़ा मुश्किल भरा जरूर लगे, पर कहते हैं धुआं वहीं उठता है जहां आग होती है। अब चूंकि हम जनता की समस्या को ही अपने चैनल का प्रमुख मुद्दा मानते हैं, तो शुरुआत भी वहीं आम जनता की समस्याओं से ही कर रहे हैं। केदारनाथ उपचुनाव की गर्मी इस ठंडे मौसम में भी तपिश पैदा कर रही है, लेकिन उससे भी बड़ी तपिश जो सामने है वो है बेरोजगारी की असीम समस्या। धामी सरकार के लिए केदारनाथ चुनाव भले करो या मरो वाली कहावत को चरितार्थ करता है, लेकिन सरकार को यह भूलना नहीं चाहिए कि इस प्रदेश के युवा चुनाव से इतर रोजगार की तलाश में इधर उधर भटक रहे हैं। सरकारी भर्तियों की परीक्षा कराने के मामले में अपनी पीठ थपथपाने वाली सरकार को युवाओं से हो रहे छल की तरफ भी ध्यान देना होगा। इसका एक उदाहरण इसी से लगता है कि वर्ष 2023 के आंकड़ों के अनुसार प्रवक्ता संवर्ग 3699 पदों के सापेक्ष केवल 613 पदों पर परीक्षा विज्ञापन जारी करना वर्षों से मेहनत कर रहे हजारों युवाओं के साथ छलावा है। सरकार दावे तो 2027 तक 9 लाख लोगों को रोजगार देने की कर रही है, परंतु हकीकत यह है कि जिन्होंने परीक्षा पास की है उन्हें नियुक्ति भी नहीं मिल रही। जो तैयारी कर रहे हैं उन्हें उनके पद दिए नहीं जा रहे। उत्तराखंड सरकार को संज्ञान लेकर खाली पदों पर भी परीक्षा जल्द करनी चाहिए, ताकि सालों से तैयारी कर रहे उन युवाओं के साथ न्याय हो सके। साथ ही कनिष्ठ अभियंताओं, वन आरक्षी एवं अन्य परीक्षाओं में भी चयनित सभी युवाओं को तत्काल नियुक्ति देनी चाहिए, जो सब कुछ पूरा करने के बाद भी नियुक्तियों के लिए भटक रहे हैं। ये बेहद निराशाजनक है कि अभी तक ग्रामीण निर्माण विभाग ने नवनियुक्त अभियंताओं की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी नहीं की है। विभाग द्वारा 201 अभियंताओं में से 138 अभियंताओं की नियुक्ति प्रक्रिया करवा दी गई है, जबकि 63 अभियंताओं की नियुक्ति प्रक्रिया अभी भी पूर्ण नहीं हो पाई है। इन 63 अभियंताओं में से अधिकतम 47 महिला अभ्यर्थी हैं। विभाग के इस गैर जिम्मेदाराना व्यवहार का नतीजा उन सभी को भुगतना पड़ रहा है। नियुक्ति प्रक्रिया में हो रही इस देरी से चयनित अभियंता मानसिक तनाव और असमंजस की स्थिति में है। पता नहीं क्यों उत्तराखंड का यह अब इतिहास सा बनने लग गया है कि पहले तो कई विभागों में खाली पद होने के बाद भी भर्तियां आ नहीं पाती, और आ जाएं तो परीक्षा कराने में सालों लग जाते हैं। परीक्षा हो जाए तो परिणाम के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता है, और जब परिणाम आ जाए तो कभी धांधली सामने आ जाती है। और अब एक नया सा ट्रेंड और चल पड़ा है कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो परिणाम के बाद भी युवा अब नियुक्तियों के लिए दर दर भटकने को मजबूर हो जाते हैं। इस रवैये से इस प्रदेश के युवाओं में सरकारों और नेताओं के प्रति नाराजगी लगातार बढ़ भी रही है, और बढ़नी भी चाहिए। जिस तरह सत्ता में रहते हुए भाजपा कांग्रेस के नेताओं ने अपनों को जिस तरह नियमों को ताक पर रखकर नौकरियां बांटी, उससे युवाओं में नाराजगी तो बढ़ेगी ही। विधानसभा भर्ती में जिस तरह से भाजपा कांग्रेस की सरकारों में बरसाई गई मेहरबानियों के धागे खुले, वो सब कुछ बयां करता है। इन सब घटित हो रही बातों से इस प्रदेश का युवा बेहद निराश है, और जो महत्वपूर्ण है वो पुष्कर सिंह धामी के लिए है कि उनके संबंधित विभागों और उन पर बैठे मठाधीश बने अधिकारियों को चिन्हित करने की जरूरत है, जो अपनी लापरवाही के चलते अपने कर्मों की सजा देने के लिए अपने मुख्यमंत्री का चेहरा सामने कर देते हैं। लिहाजा अधिकारी कुछ करते हैं तो उसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की और सरकार पर बैठे मुखिया मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ही होती है। सिर्फ इतना भर भी होता तो भी ठीक था। यहां तो उनकी सबसे बड़ी कुर्सी पर विराजमान सेवा विस्तार प्राप्त मुख्य सचिव राजा रतूड़ी की बात या कहें कि आदेश मानने तक को भी धामी सरकार के लापरवाह अधिकारी तैयार नहीं है। निराश प्रदेश की व्यवस्था ऐसी ही होती है। बात कड़वी भले हो पर सच्ची तो है ही। अभी हाल ही में भू कानून को लेकर तेज हुए आंदोलनों से बैकफुट पर आई सरकार ने एक फैसला लिया था। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा था कि अगर किसी बाहरी व्यक्ति के पास
250 वर्ग से अधिक भूमि है तो उसको सरकारी जमीन में निहित किया जाएगा। बाकायदा इसको लेकर 10 अक्टूबर को उत्तराखंड की लगातार दूसरी बार सेवा विस्तार पाई मुख्य सचिव राधा रतूड़ी का एक आदेश जारी हुआ, जिसमें जिला अधिकारियों से 1 सप्ताह के भीतर रिपोर्ट देने को कहा गया था कि उत्तराखंड के बाहर के लोगों ने कहां कहां पर 250 वर्ग मीटर से ज्यादा जमीन खरीदी है। यह रिपोर्ट इसलिए मांगी गई ताकि 250 वर्ग मीटर से अधिक गैर कानूनी तरीके से खरीदी गई करोड़ों अरबों की ऐसी जमीन को सरकार में निहित किया जा सके। दरअसल उत्तराखंड सरकार ने दूसरे राज्यों से उत्तराखंड में बसे नागरिकों को राज्य में घर बनाने के लिए 250 वर्ग मीटर जमीन खरीदने की छूट दे रखी थी। इसके लिए किसी भी व्यक्ति को सरकार से अनुमति लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन संज्ञान में आया था कि एक ही परिवार के लोगों ने अलग अलग नाम से भूमि खरीदकर एक्ट का उल्लंघन किया। सीएम ने इस संबंध में सचिव राजस्व को पौड़ी, टिहरी, नैनीताल और अल्मोड़ा जिलों में भूमि की खरीद फरोख्त की जांच के निर्देश दिए थे, जिसके बाद मुख्य सचिव ने सभी जिलों से ही रिपोर्ट मांगी थी और इसे 1 सप्ताह में भेजने को कहा था, ताकि जनता को भी पता चल सके कि इस प्रदेश की भूमि को कौन हथिया रहा है। लेकिन उस रिपोर्ट का क्या हुआ, अभी तक किसी को कुछ पता नहीं। दी गई समय अवधि यानी 1 सप्ताह के अधिक बीत जाने के बाद भी अभी तक उस रिपोर्ट का क्या हुआ है, उसको लेकर कोई खुलासा किया नहीं गया। अब या तो मुख्य सचिव ने मुख्यमंत्री को गंभीरता से लिया नहीं, या फिर उनको उनके मातहत अधिकारियों ने ही गंभीरता से नहीं लिया। अतः परिणाम यही है कि आदेश के फर्रे न जाने कहां उड़ गए। देरी की बात चल रही है, एक देरी हमसे भी हुई है एक खबर को आप तक पहुंचाने के लिए। दरअसल ये खबर 9 अक्टूबर के आसपास की है, जिसमें भाजपा के एक विधायक इतनी शालीन भाषा का प्रयोग कर रहे हैं जिसके लिए उनकी शान में कसीदे पड़े जाने चाहिए। उन्हें वीरता पुरस्कार तो मिलना ही चाहिए। उत्तराखंड के गंगोली घाट के भाजपा विधायक फकीर राम का कथित ऑडियो इन दिनों सोशल मीडिया में खूब वायरल हो रहा है। 2 मिनट 4 सेकंड के इस ऑडियो क्लिप में एक व्यक्ति विधायक से आपदा पीड़ितों के विस्थापन को लेकर ठोस कदम उठाने की मांग कर रहा है। इस पर विधायक उससे कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि वह इस समस्या को प्रशासन के समक्ष उठाए। मतलब विधायक जी का इस आपदा से कोई लेना देना नहीं है। फोन पर विधायक को ताऊजी कहकर संबोधित करने वाला शख्स पीड़ितों की समस्या को लेकर एक रिपोर्ट बनाने का आग्रह कर रहा है। जवाब में विधायक कहते हैं कि प्रशासन अपना काम करता है, रिपोर्ट उनके हाथ की थोड़ी लगती है। उसके बाद विधायक ऐसी आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग करते हुए सुनाई दे रहे हैं जिसे सुनकर लोग शर्मसार हो जाएंगे। हालांकि हम वायरल ऑडियो की पुष्टि नहीं करते हैं। हेलो, तो हाँ क्या कह रहा है? साहब जी एक रिपोर्ट तो बना दो फिर कम से कम कि इनके पास गांव में जो उपलब्ध जमीन नहीं है ये सब करके वो चीजें तो बनवा दो। अरे यार वो प्रशासन है, प्रशासन अपना काम करता है। रिपोर्ट मेरे हाथ की लगती है क्या? प्रशासन से बात करी, प्रशासन तो कह रहा है अपने विधायक साहब से बात करो करके उस चीज के लिए वो बजट दिलाएंगे तभी होगा कह रहे हो। तो मैं ऊपर में बैठा हूँ, मैं ऊपर बात करूंगा। तुम जमीन तो तलाशो कहीं पे। अरे जमीन है ही नहीं ना, हमारी तो जमीन ही नहीं। कहाँ पर? वहीं पर हमारी इकट्ठी जमीन थी, दूसरी जगह तो हमारी कहीं जमीन ही नहीं है। वालों की है, वो थर्मलदार वालों की है। एक नाली जमीन तेरे बाप से बात हो गई है। अरे यार ताऊ जी वहाँ पर पूरा गाँव तो खतरे में है। देखो 25-20 साल का ठेका मिला, 20 साल तक तो पूरा गाँव तो पूरा बर्बाद हो जाएगा वैसे ही। अब इस बात को मैं नहीं जानता, तो प्रशासन जो करेगा वो करेगा। जहाँ पे मेरे हाथ की मदद होगी मैं करूंगा। नहीं तो आप कम से कम एक रिपोर्ट तो बना दो प्रशासन से, ये तो बोल दो कि इनके पास गांव में उपलब्ध जमीन नहीं है करके। यार रिपोर्ट बनाने वाला मैं डीएम हो गया, मैं एसडीएम हो गया। मैं डीएम के पास गया हूँ, एसडीएम को फोन करा, एसडीएम वहाँ गया। जो मेरे हाथ का काम है मैंने करा। तुम लोग इस बात को समझते क्यों नहीं हो? नहीं ताऊ जी यार आप हम अभी से कहेंगे आप तो एमएलए तो हम विधायक साहब के पास एमएलए पूरा गांव बह जाएगा, उसका जिम्मेदार है। नहीं यार आपकी जिम्मेदारी बनती है आपके क्षेत्र में, आपके घर के 200 मीटर की दूरी में बताओ खड़िया खदान लगा, आप पूरा गांव वहाँ डूबने को है। तो तुम्हारी गलती है, तुमने लिख करके दे रखा है उसमें पहले। हमने किसी ने लिख करके नहीं दिया, किसी हमने हमारे साइन दिखा दो कहीं पर, हमने किसी ने लिख करके नहीं दिया। एनओसी थोड़ी होता है, एनओसी दे रखी है पूरे गाँव वालों ने। नहीं मतलब ही नहीं है, गाँव वालों ने कैसे एनओसी दी? पूरे गाँव के साइन होने चाहिए एनओसी में, किसी एक पर्सनल बंदे के उससे थोड़ा खुदाई हो जाती है। अरे यार अब मुझे कानून मत बता दूं, जो काम करने दे तुम रह। चलो ठीक है ताऊ जी, बताना है तो वहाँ जाना, घर जा,
एजीएम से मिल, वहाँ उसको बता कानून। गया हूँ, मैं पिथौरागढ़ गया हूँ, मैं आप जाऊंगा ना, अभी मैं कोर्ट वोट में जाऊंगा आपके पास। वहाँ जा, एजीएम के पास मिल, उसको कानून बता जा। ठीक हो गया, ठीक हो गया, ठीक बताता हूँ। नेता और विधायक आपदा जैसे विषय पर कितने संवेदनशील हैं ये तो आपने देख ही लिया, माफ कीजिएगा सुन ही लिया होगा। वैसे एक तरफ सरकार अवैध रूप से जमीन लेने वाले लोगों की लिस्ट बना रही है, भू कानून और मूल निवास की बात कर रही है, तो दूसरी तरफ सरकार मलिन बस्तियों को राहत देते हुए अध्यादेश लाने की तैयारी कर रही है। मतलब जो अवैध बस्तियां बसी हुई हैं उनको अब हटाया नहीं जाएगा। एक तरफ अतिक्रमण करने वालों पर कार्रवाई का डंका पीटा जा रहा है, तो दूसरी तरफ ऐसे अवैध बसे लोगों को वैध करने की तैयारी हो रही है। उत्तराखंड के बड़े शहरों में कई मलिन बस्तियां बसी हुई हैं। राजधानी देहरादून में भी कई ऐसी ही बस्तियां रिस्पना और अन्य नदियों के किनारे बसी हुई हैं। एक तरफ बीजेपी कह रही है कि इस प्रदेश की डेमोग्राफी लगातार बदल रही है, दूसरी तरफ बाहरी राज्यों से आए लोगों की बस्तियों पर मेहरबानी की जा रही है। एक तरफ अवैध अतिक्रमण करने वालों पर तो बुलडोजर चलाया जा रहा है, तो दूसरी तरफ इस तरह की अवैध बस्तियों को राहत देकर सरकार अपनी दोहरी रणनीति साफ दिखा रही है। डेमोग्राफी चेंज की बात करने वाली बीजेपी की खुद की सरकार अवैध कब्जे वाले लोगों को कैसे राहत दे रही है ये तो आप समझ ही रहे होंगे। वैसे इस मेहरबानी का एक बड़ा कारण यह भी है कि आने वाले दिनों में चुनाव है, यानी निकाय चुनाव होने हैं और एक बड़ा वोट बैंक इन बस्तियों में रहता है, इसलिए सरकार इस पर कोई भी एक्शन लेने के बजाय उन पर दया दिखा रही है। सरकार की कैबिनेट ने मलिन बस्तियों के लिए विशेष प्राविधान संशोधन अध्यादेश को मंजूरी दी है। इनकी अवधि पहले 6 साल थी, अब उसे 3 साल बढ़ा दिया गया है। तो फिर उन लोगों का क्या कसूर जिनके आशियानों को अवैध बोलकर जमींदोज कर दिया जाता है? इस तरह कैसे मान लिया जाए कि सरकार कोई ठोस भू कानून बना भी पाएगी या नहीं? अब जब इस तरह के फैसले से सरकार खुद ही बाहरी प्रदेश के लोगों को यहां बसाने का काम कर रही है, तो उसकी वजह क्या है? राजनीतिक दलों की राजनीति या फिर कुछ और? कांग्रेस और भाजपा दोनों ही दल इस मुद्दे पर कोरी राजनीति करती रही हैं। शायद इसलिए ही इस समस्या का समाधान किसी भी सरकार के पास नहीं है, ना कांग्रेस की सरकारों में रहा और ना आज की बीजेपी की सरकारों में। भाजपा और कांग्रेस एक और काम अब तक नहीं कर पाई हैं और वो है केदारनाथ उपचुनाव में प्रत्याशी की घोषणा। जहां भाजपा को अपने दावेदारों का निर्दलीय होकर चुनाव लड़ने का डर खाया जा रहा है, वहीं कांग्रेस का घमासान दिल्ली तक पहुंच चुका है। भाजपा से टिकट के दावेदार कुलदीप रावत जिस तरह से खुलकर कह रहे हैं कि उनके समर्थक जो कहेंगे वो वही करेंगे, तो दूसरी तरफ एक अन्य दावेदार ऐश्वर्या रावत के साथ उनकी मुलाकात के बाद दोनों की ट्यूनिंग काफी कुछ कहानी कहती महसूस हो रही है। मुलाकाती तस्वीर और जुगलबंदी बता रही है कि अगर इन दोनों में किसी एक को टिकट नहीं दिया गया तो भाजपा के सामने मुश्किल खड़ी हो सकती है। सवाल यह है कि अगर भाजपा इनमें से किसी को भी टिकट नहीं देती तो क्या ये दोनों भाजपा के सामने चुनौती बन सकते हैं? कुलदीप रावत तो पहले भी ऐसा करके दिखा चुके हैं। भाजपा की एक अन्य दावेदार आशा नौटियाल भी इस समय शांत दिखाई दे रही हैं। अब ये शांति आने वाले तूफान से पहले की शांति है या भाजपा इस तूफान से निपटने की तैयारी पहले ही कर चुकी है, ये देखना होगा। वैसे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की कृपा दृष्टि आशा नौटियाल की तरफ ही दिखाई दे रही है। आशा में उनको केदारनाथ उपचुनाव में आशा की किरण नजर आ रही है। कमाली, शब्दबाण बवाली, गुटबाजी में पारंगत प्राप्त कांग्रेस का घमासान भी अब खुलकर सतह पर आ गया है। दरअसल कांग्रेस के ऑब्जर्वर द्वारा उम्मीदवारों की सूची प्रदेश कमेटी को न सौंपकर सीधे दिल्ली गई। इसको लेकर अब दो पक्षों में तलवारें खिंच गई हैं। या लोहे वाली नहीं, जुबानी तलवार से आशय है हमारा। खैर, दावेदारी कर रहे कुछ नेताओं ने इसको लेकर खुलकर मीडिया के सामने बयान दिए, जिसके बाद उन पर इस तरह सार्वजनिक बयानबाजी करने को लेकर कार्रवाई की मांग की गई। अब दिल्ली में पार्टी प्रभारी के सामने इन दावेदारों ने अपनी बात रखी है। दूसरी तरफ प्रत्याशी चयन को लेकर कांग्रेस प्रभारी ने दिल्ली में बैठक बुलाई। इस बैठक में चारों प्रभारी गणेश गोदयाल, भुवन कापड़ी, बुटोला और वीरेंद्र जाति सहित कांग्रेस के अध्यक्ष करण महारा, यशपाल आर्य, हरीश रावत और प्रीतम सिंह मौजूद रहे, जिसमें प्रत्याशी चयन को लेकर चर्चा हुई। अब चर्चा का रिजल्ट क्या रहा, इसकी चिट्ठी प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा की तरफ से जारी हो नहीं पाई। जरूरी यह है दोनों पार्टियों के लिए कि चुनाव नजदीक बहुत है और जैसे जैसे केदारनाथ चुनाव और नजदीक आ रहा है वैसे ही कांग्रेस और भाजपा के बीच जंग और रोचक होती जा रही है। सवाल यही है कि प्रत्याशी होगा कौन? एक तरफ निर्दलियों ने नामांकन पत्र तक खरीद लिए हैं, तो दूसरी तरफ दोनों राष्ट्रीय पार्टियां अभी तक प्रत्याशी चयन में फंसी हुई हैं।
बात कांग्रेस की करें तो सबसे ज्यादा निगाहें मनोज रावत और हरक सिंह रावत पर लगी हुई हैं। सवाल यही है कि दोनों में से किसको पार्टी तवज्जो देगी। एक तरफ मनोज रावत को गणेश गोदियाल का साथ मिलता दिखाई दे रहा है, तो हरक सिंह के पाले में प्रदेश अध्यक्ष करण मारा बैटिंग करते दिखाई दे रहे हैं। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि ऐसा आखिर क्या हो गया कि कभी हरक सिंह के करीबी रहे गणेश गोदियाल उनके साथ आज की तारीख में खड़े हो नहीं पा रहे। लोकसभा चुनाव में हरक का शून्य होना, पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत को बीते लोकसभा चुनाव में पार्टी प्रत्याशियों के चुनाव प्रचार में नहीं निकलना, या फिर कहीं ये लोकसभा की बची हुई आग की गर्मी तो नहीं जिसने बेसाख्ता गणेश गोदियाल को अंदर तक लाल करके रखा हुआ है। वैसे कहते हैं कि हरक सिंह रावत की एक छुपी हुई टीम है जो हर चुनाव में हरक के लिए काम करती है दिल लगाकर। कहीं उसी विशेष टीम ने ही तो बीते पौड़ी गढ़वाल लोकसभा सीट पर दिल लगाकर काम नहीं किया। कुछ तो है जो नजरों के सामने है पर थोड़ा ओझल सा है। सवाल तो खड़े हैं और यकीनन इनका जवाब जल्द ही खोज लिया जाएगा। एक और बात है जिसने दूरी को और ज्यादा गहरा कर दिया, वो है लोकसभा चुनाव के समय सीबीआई व ईडी का सामना कर रहे हरक सिंह रावत की पुत्रवधू अनुकृति गुसाई रावत व करीबी लक्ष्मी राणा के भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में अपील जारी करना, जो अब हरक के लिए मुसीबत का सबब बन गया है। गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव के दौरान हरक सिंह की भाजपा में एंट्री हो नहीं पाई, लेकिन बहू अनुकृति गुसाई रावत ने भगवा पटका पहन लिया। लोकसभा चुनाव के दौरान ईडी सीबीआई जांच के तेजी पकड़ने से हरक सिंह ने अपने करीबी साथी रहे गणेश गोदियाल के पौड़ी लोकसभा चुनाव में प्रचार किया नहीं, जबकि 2022 के विधानसभा चुनाव से ठीक पूर्व रातों रात भाजपा से निष्कासित हरक सिंह रावत को कांग्रेस में शामिल कराने में तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल की अहम भूमिका रही थी। उस समय हरीश रावत ने 2016 में कांग्रेस की सरकार गिराने के मुख्य किरदार हरक सिंह रावत की वापसी में वीटो लगा दिया था। कई दिन तक हरक व बहू अनुकृति की कांग्रेस में वापसी रुकी रही। हाईकमान भी हरीश रावत की दलील के आगे असहाय नजर आया था। हरीश रावत के कड़े स्टैंड से हरक सिंह कुछ दिन राजनीति के हाशिए पर खड़े दिखाई दिए। बताया जाता है कि उस समय गोदियाल ने हरीश रावत समेत अन्य नेताओं को चुनाव में जीत का हवाला देते हुए हरक सिंह रावत की कांग्रेस में वापसी करवा ऑक्सीजन मुहैया कराई थी। लेकिन जब गणेश गोदियाल को उनकी जरूरत थी तो 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के भारी दबाव के चलते हरक सिंह पार्टी उम्मीदवारों के प्रचार में बाहर नहीं निकल पाए। पौड़ी लोकसभा चुनाव में अकेले दम पर जूझ रहे गोदियाल को उम्मीद थी कि हरक सिंह रावत उनके प्रचार में आएंगे, लेकिन सीबीआई व ईडी से खौफ खाए हरक सिंह रावत का कुनबा भाजपा के प्रचार में उतर गया और हरक सिंह ने चुप्पी साध ली। जबकि गढ़वाल में अच्छा प्रभाव रखने वाले हरक सिंह अगर प्रचार में उतरते तो गोदियाल को उम्मीद थी कि मुकाबला और दिलचस्प हो सकता था, लेकिन हरक पूरे चुनाव में बाहर ही नहीं निकले। हरक सिंह का यही रवैया गोदियाल को खल गया और आज केदारनाथ उपचुनाव में हरक की दावेदारी के विरोध में गोदियाल मजबूती से न केवल खड़े हैं बल्कि अड़े भी हुए हैं और पूर्व सीएम हरीश रावत के साथ कदम ताल करते हुए पूर्व विधायक मनोज रावत की पैरवी में उतरे हुए हैं। जबकि प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा व पूर्व विधायक रंजीत रावत ने हरक सिंह के समर्थन में मोर्चा खोला है। यहां यह भी गौरतलब है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रचार से दूर रहने के बाद हरक सिंह ने जुलाई माह में बद्रीनाथ व मंगलौर उपचुनाव में पार्टी प्रत्याशियों का प्रचार कर भाजपा को खूब कोसा था। यही नहीं, कांग्रेस की अगस्त सितंबर में आहूत केदारनाथ धाम प्रतिष्ठा बचाओ पदयात्रा में करण माहरा के पक्ष में नारेबाजी कर अपनी जोशीले मौजूदगी दर्ज कराई। इस पदयात्रा में गोदियाल की हरक सिंह व मेहरा से तलखी काफी बढ़ गई थी। खैर, मुद्दा यहां केदारनाथ उपचुनाव से भी कहीं बड़ा है। कद्दावर नेताओं के भविष्य का फैसला भी इसी चुनाव परिणाम के पीछे छुपा है। भाजपा में 2 करारी हार के बाद तीसरी चुनावी लड़ाई में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की प्रतिष्ठा और कुर्सी दोनों दांव पर है और कांग्रेस में वर्चस्व की जंग लड़ रहे गणेश गोदियाल, करण माहरा, हरक सिंह रावत की राजनीतिक जमीन का भी सवाल है। यकीनन पौड़ी लोकसभा चुनाव ने गणेश गोदियाल के कद में बेसाख्ता बढ़ोतरी की है, तो मंगलौर और बद्रीनाथ की जीत ने माहरा का कद भी ऊंचा किया है और इन्हीं 2 पार्टों के बीच तीसरे खिलाड़ी हरक सिंह रावत के हाथ फिलहाल खाली हैं और एक अदद मौके के इंतजार में हैं। आज के इस साप्ताहिक अनकट हफ्ता में बस इतना ही। जय हिंद, जय उत्तराखंड।